अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। एक जानिब मुल्क की माशी सूरत हाल गैर यकीनी के बायस गिरती जा रही है तो दूसरी जानिब जल्द इलेक्शंस कराने की बजाय हुकूमत चलाने पर मज़ेद है। फैसला कर लिया गया है कि किसी दबाव में आए बगैर हुकूमत जारी रखी जाएगी। आज मॉडल टाउन में इत्तेहादियों की आम मुशावरत हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में मुस्लिम लीग नून की तमाम सीनियर क़यादत, पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी, JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, MKM से वसीम अख्तर, शाहजैन मुफ्ती समेत दीगर कायदीन शरीक हुए। और इजलास में PDM की जमातों और हुकूमती इत्तेहादियों ने मुल्क में कब्ल अज़ वक्त इंतखाबात ना कराने का फैसला किया और तय पाया है कि कब्ल अज़ वक्त इंतखाबात इमरान खान के दबाव पर नहीं बल्कि हुकूमती इत्तेहाद के कंसेंसस के साथ उनके मुत्तफ़िका फैसले के तहत ही होंगे। इजलास में यह फैसला भी किया गया है कि इमरान खान के इदारों के खिलाफ बयानियों को तोड़ने के लिए नया हुकूमती बयानिया सामने लाया जाएगा। और जमातों ने फैसला किया है कि कब्ल अज़ वक्त इंतखाबात बेहतर ऑप्शन नहीं है। इजलास में यह फैसला हुआ है कि पंजाब में भी वज़ारत आला को बचाने के लिए तमाम इत्तेहादी जमातें कोशिशें करेंगी। जिसके बाद ख्वाजा साद रफीक ने दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इमरान खान ने अपनी 5 सीटें खोई हैं, हमारा मैंडेट कम होने की बजाय बढ़ा है। ज़िमनी इलेक्शन हारे हैं, कोई तूफान नहीं आया जो थम नहीं रहा, ये तूफान भी थमेगा और इसके आगे बंद भी बांधा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हो नहीं सकता कि ये वोट को इज्जत दो की बात करें, वोट को इज्जत देने वाले हम हैं। साद रफीक क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। ज़िमनी इंतखाबात किसी जमात की मकबूलियत या किसी की अदम मकबूलियत का पैमाना नहीं है। ये 20 नशिस्तें वो हैं, एक भी PMLN को 2018 के इलेक्शंस में नहीं मिली थी। इन पे PTI थी या इंडिपेंडेंट से, जिन्हें तोड़ के उस वक्त साजिश के तहत इंडिपेंडेंट बनाया गया था और वो साजिश इमरान खान के लिए तैयार की जो आज जमहूरियत का चैंपियन बनता है। तो 5 नशिस्तें PMLN ने और हमारे इत्तेहादियों ने मिलकर जीती हैं। तो किस बात के शादियाने बजाए जा रहे हैं और कौन सा तूफान है जो आ गया जो थम नहीं रहा। दूसरों को कहते हो चेरी ब्लॉसम, खुद क्या हो, सर से पांव तक खुशामद हो, हमेशा एम्पायर के साथ मिलकर खेले हो, कभी गैर जानिबदार होकर नहीं खेले। 2011 से इसके बूथ को पेंट किया जा रहा है कि जमहूरी कुव्वतों को कमजोर करो और इस आदमी को मजबूत करो। एजेंडा क्या है अभी खुल के सामने नहीं आया, कुछ आ गया कुछ आने वाला है कि इनका मेटल ही ऐसा है PTI वालों का। उन्हें मर्जी का चीफ जस्टिस चाहिए, मर्जी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चाहिए। इत्तेहादी जमातों ने न सिर्फ कायम हुकूमत जारी रखने का फैसला किया है बल्कि साथ में हमजा शहबाज की वज़ारत आला बचाने का भी इरादा कर लिया है। कल वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने तो ये तक कह दिया कि तहरीक इंसाफ की ज्यादा बर्तरी नहीं है, उनके 4 से 5 आदमी इधर से उधर हो सकते हैं। राना सनाउल्लाह क्या कह रहे थे वो भी आपके सामने रखते हैं। हम इस बात के ऊपर अपने आप को आमादा पा रहे थे कि हम इलेक्शन के रिजल्ट को भी तस्लीम करें। इलेक्शन कमीशन का, तमाम फोर्सेस का जिन्होंने पुरअमन इलेक्शन का इनेकाद कराया उनको मुबारकबाद पेश करें, उनका शुक्रिया अदा करें। हमारी लीडरशिप और चीफ इलेक्शन कमीशनर को उसने जिस घटिया जो है वो तोहमत और ज़बान दराजी का निशाना बनाया है, उसके बाद फिर मैं ये कह दूँ कि परवेज अलाई के पास या PTI के पास 188 वोट हैं, हमारे पास भी 180 है। फर्क सिर्फ 5 वोटों का है। 5 लोग अगर उससे गैर हाजिर हो गए तो उसके बाद फिर परवेज अलाई साहब वज़ारत आला जो है ना उसको ढूंढता फिरेंगे। इत्तेहादियों की जानिब से हुकूमत चलाने का फैसला और टर्म पूरी करने का यह फैसला उस वक्त सामने आया है जब मईशत संभल नहीं पा रही है। IMF के साथ स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट भी हो गया लेकिन डॉलर की फ्री फॉल जारी है, रुपये अंडर प्रेशर है। डॉलर रुपए के मुकाबले में एक बार फिर 6 रुपये 89 पैसे ऊपर आ गया है। स्टॉक मार्केट में कोई मस्बत रुझान नहीं देखा जा रहा है। स्टॉक मार्केट के अंदर तमाम मार्केट सेंटिमेंट नेगेटिव हो रहा है लेकिन इसके बावजूद हुकूमती इत्तेहादियों ने फैसला किया है कि वो हुकूमत जारी रखेंगे। जब मिफ्ता इस्माइल से वज़ीर ख़जाना से सवाल किया गया कि आने वाले दिनों में मजीद मुश्किल फैसले भी करेंगे क्योंकि आपसे फैसले होने की वजह से लोग आपका साथ नहीं दे रहे हैं, बाई इलेक्शंस में आपने रिजल्ट देख लिया है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया। ना सिर्फ मिफ्ता इस्माइल बल्कि शाहिद खान अब्बासी भी ऐसी राय रखते हैं कि हुकूमत को अपनी टर्म पूरी करनी चाहिए। मेरी राय ये है कि इलेक्शन किसी चीज़ का हल नहीं है। हमारा मुल्क 3 महीने के केयर टेकर सेटअप का मुतहम्मल नहीं हो सकता, इसलिए आपको टर्म पूरी करनी पड़ेगी। अगस्त 17 को टर्म पूरी करें, उसके बाद 2 महीने में इलेक्शन हो जाएंगे, नई हुकूमत आ जाएगी तो कोई बेहतर इंशाल्लाह पाकिस्तान मिले। हमारा मुल्क आज के हालात में इलेक्शन का मुतहम्मल नहीं हो सकता किसी सूरत। इत्तेहादी हुकूमत रियासत बचाने का बयानिया लेकर टर्म पूरी करने की बात कर रही है मगर गिरती माशी सूरत हाल के बायस हुकूमत ऑपोजिशन के निशाने पर है। इमरान खान और उनके साथी बार बार हुकूमत पर जल्द इलेक्शन कराने का दबाव बढ़ा रहे हैं। माशी महाज पर भी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। आज इमरान खान ने हुकूमत को माशी मामलात पर तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि अमरीकी साजिश चलाई गई तहरीक अदम एतमाद के वक्त डॉलर 178 रुपए का था जो अब 224 रुपए पर पहुंच गया और IMF से मुआहदे के बावजूद रुपए की कदर में कमी का सिलसिला जारी है। खराब माशी सूरत हाल से जाहिर हो गया है कि शरीफ खानदान को मईशत या इंतजामी उमूर चलाने का कोई तजर्बा नहीं है।
उनकी वाहिद महारत चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और NRO हासिल करने में है। स्पीकर परवेज इलाही ने भी हुकूमत के IMF से मुज़ाकरात और डील को ड्रामा कर 4 माह में महंगाई, पेट्रोल देखे, और अभी भी IMF की कोई ये किस्त कह रहे हैं, रोज़ ऐलान करते हैं, बिल्कुल नहीं होना कुछ भी। मुफ्ता का मुफ्ता लगा हुआ है, ये खामखा इस तरह की बातें कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर भी गिरती माशी सूरत हाल पर हुकूमत पर खूब गर्जे बरसे। करेंसी मार्केट्स के अंदर एक और दिन जो है गुजर रहा है जिसके अंदर इंतहाई खतरनाक सूरत हाल पैदा होती जा रही है। और रुपए की कदर जो है डॉलर के खिलाफ वो 221, 222 तक पहुंच गई है, 223 की बात हो रही है। ये जो शदीद पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, दिन ब दिन होता रहा था, अब तो हर घंटे के ऊपर हो रहा है। बैरूनी मुदाखलत से बना हुआ निजाम है, इसको खत्म करे, वरना पाकिस्तान को इतनी आप गहरी खाई में गिरा देंगे कि वहां से निकालना मुश्किल हो जाएगा। इट्स टाइम टू स्टॉप दिस मैडनेस नाउ। एक जानिब ऑपोजिशन हुकूमत पर दबाव बढ़ा रही है तो दूसरी जानिब हुकूमत टर्म पूरी करने की बात कर रही है, मगर सवाल यह है कि हुकूमत के पास मुद्दत कितनी है कि जिसमें वो कवर अप कर सकेगी, जिसमें वो सेंटिमेंट चेंज करने सकेगी, क्योंकि पब्लिक सेंटिमेंट भी इस वक्त हुकूमत के खिलाफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मईशत कुछ बेहतर नहीं है। आम आदमी के ऊपर कॉमनर पर प्रेशर बढ़ रहा है, आम आदमी मुश्किल पर है, डॉलर बढ़ा है, रुपये अंडर प्रेशर है, जो करंट अकाउंट बैलेंस है उसको भी शदीद धचका पहुंचा है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो भी कुछ बेहतर नहीं हो रहे हैं, डिफॉल्ट का खतरा भी मुल्क पर मंडला रहा है। ऐसे में हुकूमत अगर टर्म पूरी करेगी तो हुकूमत के लिए क्या चैलेंज होगा, फिर आने वाले दिनों में आदमी के लिए चैलेंजेस कितने बढ़ जाएंगे। और साथ तो जब हुकूमत ने यह फैसला कर लिया है तो अब ऑपोजिशन हुकूमत पर इलेक्शंस कराने के लिए, दबाव बढ़ाने के लिए क्या करेगी। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम चौहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चौहान साहब, आज इत्तेहादियों की बैठक हुई और जिसके बाद फैसला यह कर लिया गया है कि ना सिर्फ ये तूफान थमेगा बल्कि हुकूमत अपनी मुद्दत भी पूरी करेगी। अब हुकूमत पर इलेक्शंस कराने का दबाव बढ़ाने के लिए आपकी तरफ से क्या हिकमत अमली होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब, अब मुद्दत वाली बात तो रही नहीं, अब तो इद्दत वाली बात है। और 17 तारीख के बाद अब इन्होंने अपनी इद्दत पूरी करनी है, और इद्दत का महीने आपको पता है कितने होते हैं। और अब इनके पास ऑप्शन है, इन्होंने 100 प्याज खा के हुकूमत छोड़नी है या 100 प्याज के साथ 100 लितर भी खाने हैं। अब ये सारी चीज़ें इन पर डिपेंड करती हैं। देखें, आवाम का मूड तो आपको 17 तारीख को पता चल गया है कि पूरी पाकिस्तानी कौम इस वक्त सख्त मुतनफ़र है इस इम्पोर्टेड हुकूमत से। और इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो बेड़ा गर्क कर दिया, आज 222 रुपये का डॉलर हो गया है। करंट अकाउंट डेफिसिट माहाना तकरीबन 1.5 अरब से 2 अरब डॉलर के दरमियान हो चुका है, और स्टॉक एक्सचेंज बैठ चुकी है, और महंगाई का तूफान बदतमीजी है, आवाम की जिंदगी अजाब है, और आवाम ने अपने वोट के जरिए से परसों सारा फैसला दे दिया है। अब हमारे लिए तो हम तो सिर्फ इनको मौका दे रहे हैं। सदर ने अगर इनको कहा कि एतबार का वोट लो तो इनके पास 162 से ज्यादा वोटें नहीं है। अब ये 100 लितर और 100 छितर खा के छोड़ेंगे तो इनकी अपनी मर्जी है। इनको चाहिए फौरी तौर पर असेंबली तोड़ें और इलेक्शन का ऐलान करें। लेकिन मैं समझता हूं कि आसिफ जरदारी इस वक्त पूरी कोशिश में है कि जो 2-4 दाने के वोट इनके रह गए हैं पंजाब में, उनका भी सफाया कर दें। वो बस पीछे से इनका पीरो मुर्शद बना हुआ है, और हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ और बेगम सफदर अमान हाथ जोड़ के उसकी मुरीदी, सियासी मुरीदी इख्तियार की हुई है। और उनको अभी समझ नहीं आ रही, अभी भी समझ नहीं आई 17 की बात कि इनके साथ पार्ट किसने किया है। इनके साथ हाथ और पार्ट किया ही नहीं। चौहान साहब, कोई ऐसी हिकमत अमली ज़ेर गौर है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर को एतमाद का वोट लेने का कह सकता है? कह सकता है, क्यों नहीं कह सकता है। हिकमत अमली की इस पे बात ही कोई नहीं है। आइन और कानून इजाजत देता है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोच रही है इन लाइंस पर? इस पे भी सोचेंगे ऑब्वियसली। हमने तो इनको कहा है कि आप फैसला कर लो चंद एक दिनों के अंदर कि क्या करना है। फैसला तो सामने आ गया है आज, और वो कहते हैं कि हम टर्म पूरी करेंगे। आज इत्तेहादियों ने मिलकर फैसला कर लिया है। जनाब, हरा समुंदर गोभी चुंदर बोल मेरी मछली कितना पानी, ये वाला माहौल आपको भी जरा कुछ 17 को मिला है, कुछ आप वफाक के अंदर भी आपको नजर आ जाएगा, पता चल जाएगा फिर आपको इंशाल्लाह। विफाक में तो आप जो भी करेंगे उससे पहले राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि आपके 5 से 6 लोग इधर से उधर हो गए तो वजारत आला भी नहीं होगी आपके हाथ में 22 जुलाई को। रेहान भाई, मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी पंजाब असेंबली के बाहर कहा, जो उसका बहुत वायरल हुआ है उसके कुछ क्लिप्स। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अता मोहम्मद बंदयाल साहब से, ऑनरेबल चीफ जस्टिस, उनसे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा साहब से पूछूंगा कि जनाबे वाला ये क्या चीज है, ये पाकिस्तान है या बनाना रियासत है, ये
21वीं सदी की सिविलाइज माशरा है कि यहाँ पर जनाब कुरने उला का जनाब कोई निज़ाम है। दंदनाते हुए वो मूछों वाला बांदर जो है ना वो कहता फिर रहा है कि हम 5 बंदे गायब कर देंगे। गायब करने के क्या मफहूम हो सकते हैं? ग्रामेटिकली मफहूम हो सकते हैं हम उनको जान से मार देंगे, पहला मफहूम ये हो सकता है। दूसरा मफहूम हो सकता है हम उनको गवाह कर लेंगे। तीसरा मफहूम हो सकता है कि हम उनको खरीद लेंगे। मुझे बताएं इन तीनों मफहूम के मुताबिक क्या पाकिस्तान का सियासी इख्तलाफ अपनी जगह पर, लेकिन ऐसी ज़बान इस्तेमाल मत कीजिए, वफाकी वज़ीर दाखिला वो बात करें रेहान भाई, वो पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी को, माशरत को, सियासत को, अदालत को, कानून को, जमहूरियत को, जमहूरी एथिक्स का जनाजा निकाल दे, उसकी इज्जत को तार तार कर दे। और आप मुझे ये कहें कि मैं ये अल्फाज नहीं, लेकिन 2 words can never make right सर। जो भी हो, ये 2 मनफी मिलकर इस तरह से तो नहीं हो सकता कि एक गलत बात का जवाब भी गलत ही हो। नहीं, बात ये है कि जो मुसलसल ये टॉक शोज के अंदर, प्रोग्राम्स के अंदर इमरान खान से लेके शेख रशीद से लेके तमाम मक्सी कायदीन के नाम बिगाड़ के उनको गाली जनाब तरीके से मुखातिब करता है ये बंदा। और अब जो इसने ये हरकत की है, मैं ये समझता हूं अगर इस पे अदालत नोटिस नहीं लेती, इस पे अगर इलेक्शन कमीशन नोटिस नहीं लेता, तो फिर मैं समझता हूं पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। नहीं चौहान साहब, देखिए लॉबिंग तो होती है, मतलब लोग इधर से उधर हो जाते हैं, फ्लोर क्रॉसिंग होती है, आपको पता है। तो आप देख रहे हैं कि ऐसा कुछ होने जा रहा है, या आर यू कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि 22 जुलाई को ऐसा कुछ नहीं होगा? पिछले 4 महीने की सारी फिल्म देखने के बाद मैं और आप कहें कि हाँ जी बताएं, उसमें हीर मर्द थी कि औरत थी, ये तो वो वाला साहब हो गया ना। जब आपका सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, लोटे करार पा गए, 63A आर्टिकल का फैसला आ गया, नाअहल हो गए जनाबे वाला, आप बिल्कुल भी कोई ऐसी गुंजाइश नहीं। और इसके जो धमकी है उसका सिर्फ एक मफहूम है कि बंदे गायब हो जाएंगे, बंदे गायब। अब मुझे नहीं पता अब आपकी ग्रामर क्या कहती है। हमने तो जो 16 जमा 16 32 जमातें पढ़ी हैं, डबल MSc की है, हमने जो उर्दू पढ़ी हाई स्कूल के अंदर, मिडिल के अंदर, उसमें तो इसका मफहूम यही 3 निकलते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। या बंदा दुनिया से गायब, या अगवा, या उसको पैसे से खरीद के जनाब उसको जनाब आप गायब कर देते हैं। ये तीनों चीजें अगर वो अपने मुंह से कह रहा है तो इसके ऊपर जनाब आइन का आर्टिकल भी लगता है, आर्टिकल 6 भी लगता है, उसके ऊपर लगते हैं। चलिए चौहान साहब, आर्टिकल 6 तो शायद हमको मोम की गुड़िया समझते हैं जो जरा सी तपिश से पिघल जाती है, लेकिन आप कॉन्फिडेंट है कि वजारत आला आपके पास होगी, 22 जुलाई को पंजाब में हुकूमत आप बनाएंगे। अब आप हुकूमत बना लेते हैं, मरकज में शहबाज शरीफ और PMLN लेड कोलिशन गवर्नमेंट रहती है, इस गवर्नमेंट को घर भेजने के लिए आपकी हिकमत अमली क्या होगी? सिंपल से हिकमत अमली होगी, एतमाद का वोट प्रेसिडेंट इनको कहेगा, ना चौधरी शुजात के खानदान के बंदे वोट देंगे, ना इनको बाप पार्टी देगी, ना इनको LPM देगी। इनके साथ तो चलने को कोई तैयार नहीं है। लोग तो अपनी इज्जत बचाने के चक्रों में जो इनके साथ बंदे चल रहे हैं। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो तमाम इत्तेहादी एक साथ बैठे हुए थे। भाई वो 3 बंदे थे ना, उन्होंने तो 117 केसेस 1100 अरब रुपए अपना माफ करवा लिए ना। बाकियों के पल्ले क्या आया? बाकियों के पल्ले जिल्लत, रुसवाई, सियासी बेहयाई। उसके अलावा उनके पल्ले क्या आया? उनके तो इलेक्शन बढ़ गए हैं, उनकी तो सियासत खत्म हो गई है। वो तो अगली दफा मुंह नहीं है उनका इलेक्शन में जाने का। अगले 1 साल के अंदर इलेक्शन हो गया, इनमें से कोई जाएगा अवाम के पास वोट लेने के लिए? मौलवी फजल रहमान ने तो जनाब वो नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने, और बेगम सफदर रहमान ने, और आसिफ जरदारी और बिलावल जरदारी ने तो अपना 1100 अरब रुपया बचा लिया है, 117 केसेस माफ करवा लिए हैं। उन्होंने तो ये कहना है कि जनाब हम आखिर दम तक लड़ेंगे। तो जो बाकी 170 के करीब 65 के करीब जो MNA ने, उनके पल्ले तो कुछ नहीं है ना। चौहान साहब, ये भी एक रिस्क हो सकता है, एतमाद का वोट लेने का कहें, वजीर आजम एतमाद का वोट ले लें, लेकिन क्या ये बेहतर नहीं है कि आप पंजाब असम्बली भी डिसॉल्व करें, KP असम्बली डिसॉल्व करें, और मरकजी हुकूमत के ऊपर मजीद प्रेशर इवॉल्व हो जाएगा इससे? इब्तिदाई इश्क है, होता है क्या, आगे आगे देखिए वो होता है क्या। रेहान भाई, सारे ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। अब इस पूरी वफाकी हुकूमत की किस्मत वो अल्लाह पाक के करम से, नबी पाक के सदके इमरान खान और PTI के हाथ में है। हमारे पास 4-5 तुर्क के पत्ते ऐसे हैं, हम जब भी चाहेंगे खेलेंगे, ये मुंह के बल गिर देंगे। अल्लाह पाक की जात है, वो तो इज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। इज्जत और जिल्लत के फैसले जमीनों पे नहीं, आसमानों पे होते हैं, और आसमानों वाला नीयतों की बुनियाद पे इज्जत और जिल्लत के फैसले लिखता है। और जिसकी नीयत नेक हो, इमरान खान की नीयत नामूस रसालत के हवाले से, नामूस पाकिस्तान के हवाले से, नामूस अवाम के हवाले से नेक थी, अल्लाह ने उसको इज्जत दी, उसको दोबारा उठाया।
13 जमातें, सारी जमातें मुखालिफ हैं, अदारे सारे मुखालिफ हैं, आलमी ताकतें मुखालिफ हैं, पूरी दुनिया मुखालिफ है, लेकिन अल्लाह ने नबी पाक के सदके जनाब उसको इज्जत दी, पूरी पाकिस्तानी कौम उसके साथ खड़ी हो गई। तो इंशाल्लाह आप सब्र करें, आहिस्ता आहिस्ता आपको अगले 1-1.5 महीने में सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अच्छा चौहान साहब, लास्टली आज वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने भी ट्वीट की और फिर आज ख्वाजा साद रफीक ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी कहा कि ये जो फॉरेन फंडिंग केस है इसका फैसला जल्द अज जल्द सुनाया जाए। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है। 100% फॉरेन फंडिंग केस जो तीनों पार्टियों का, नून लीग, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ, तीनों के हवाले से जो चल रहा है उसका फौरन फैसला आना चाहिए। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, हमारे ऊपर तो जो एलिगेशन अगर सच्चे भी साबित हो जाए तो वो चंद जनाब हजार या चंद लाख रुपए के जुर्माने के अलावा आइन और कानून के अंदर और कुछ नहीं लिखा। लेकिन जो इन दो पार्टियों ने जो वायलेशन की है, जो साबित हो चुकी है, मनी लॉन्ड्रिंग इनके अकाउंट से। मगर चौहान साहब, फैसला तो आपके केस का महफूज हुआ है ना? अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है नून लीग और पीपल्स पार्टी के जनाब अकाउंट से। इनके जनाब डोनर्स की कोई फहरिस्त ही नहीं है। हमने तो हजार अपने जो डोनर्स थे उनकी पूरी तफसील पेश की, इन्होंने तो कोई तफसील भी पेश नहीं की। तासुर ये है कि खान साहब ये प्रेशर महसूस कर रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास तमाम रिकॉर्ड है, वो फैसला महफूज पड़ा हुआ है। शायद यही वजह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन पर प्रेशर बढ़ाया जा रहा है। आप मुझे ये बताओ रेहान, आप माशाल्लाह इतने अच्छे और इतने यंग जनाब आप सहाफी हो, ये जितना रिकॉर्ड है ये कोई इसके घर की बांधी है इलेक्शन कमीशन जनाब? नहीं, ऑब्वियसली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने दिया है। नहीं, क्या आपका क्या ख्याल है, नया इलेक्शन कमिश्नर आएगा तो उसके पास ये रिकॉर्ड नहीं होगा? तो क्या बात कर रहे हो? रिकॉर्ड तो अदारे के पास है ना। इलेक्शन कमिश्नर अपने साथ तो नहीं रिकॉर्ड ले जाएगा जो हमें डर है कि हाँ जी इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये रहेगा तो रिकॉर्ड जनाब हमारा सर आम हो जाएगा, ये चला गया तो जनाब वो छुप जाएगा। ये बात नहीं है, वो तो अदारे के पास है। हम तो कहते हैं तीनों का जनाब फैसला करो, रुकाओ, कट्टा-कट्टी में खेलो, तीनों का फैसला। आपके केस की पिटीशन हुई 2014 के अंदर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मुताल्लिक केस आया 2017 के अंदर। आपके केस का फैसला हो गया हुआ है, फैसला महफूज है। आपको तो चाहिए कि आप इलेक्शन कमीशन से आप भी मुतालबा करें कि फौरी तौर पर इस फैसले को सुना दें। क्लियर है, उनकी हेयरिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, उनकी भी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है, उनकी भी प्रोसिक्यूशन कंप्लीट हो चुकी है। फैसले तीनों के आने हैं, पिक एंड चूज नहीं होगा। आगे हमने बड़ा भुगत लिया इलेक्शन कमीशन, आगे हमने इलेक्शन वाले दिन जनाब असिस्टेंट कमिश्नर कहूटा के दफ्तर में जनाब आटे के थैले तकसीम हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। बहावल नगर में ठप्पे लग रहे हैं, प्रिजाइडिंग अफसर शेर पर ठप्पे लगा रहे हैं। मेरे पास ये वीडियो मौजूद है, इसके अंदर प्रिजाइडिंग अफसर की कोई पूछने वाला नहीं है। पुलिस दंदराती फिर रही है, 17 तारीख को मार धाड़ कर रही है। चौहान साहब, लास्टली क्योंकि आईनी होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, अगर आप वाकई चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार सिकंदर सुल्तान राजा ना हो, तो आपके पास आसान साल है कि जितने सब्सटेंशियल एविडेंसेस हैं आप सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से ये मुतालबा करें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई करें और आप उस फोरम के ऊपर तमाम प्रूफ्स रख दें। बिल्कुल अच्छी राय दी है आपने, ये भी करेंगे। हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत कुछ चीजें, हमने इलेक्शन कमीशन के अंदर भी बहुत सी चीजें सबमिट करवाई हुई हैं और जो आपने ऑप्शन दिया उसको भी इंशाल्लाह एक्सरसाइज करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान साहब आपके वक्त के लिए। इंसाफ के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे, वो एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार सलीम बुखारी साहब हमें स्टूडियोज में ज्वाइन करेंगे। लेट्स टेक अ क्विक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। मुल्क की सियासी सूरत हाल जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे ही आला अदालतों की जानिब से भी अहम मामलात को टेकअप किया जा रहा है। सियासी तब्दीलियों के साथ साथ अहम सियासी मुकदमात की समाअत भी अदालतों में जारी है। आज भी सुप्रीम कोर्ट में अहम नौयत के 3 केसेस की समाअत हुई। सबसे आम समाअत साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की नैब तरमीम के खिलाफ केस की थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह पर मुश्तमिल 3 रुकनी खुसूसी बेंच ने केस की समाअत की। दौरान समाअत सरबराह पीटीआई इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। समाअत के आगाज में इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस रोस्टम पर आए तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि ख्वाजा हारिस साहब, आपने दरखास्त पर बड़ी मेहनत की है। वकील ने कहा कि मेहनत तो उन्होंने भी बड़ी की है जिन्होंने तरमीम की हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि वजीर कानून का कहना है कि हर तरमीम की सपोर्ट में अदालती फैसले मौजूद हैं, क्या ऐसा ही है? जिस पर वकील ने कहा कि ऐसा नहीं है, तरमीम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से मुतसादिम तो है लेकिन उनके मुताबिक नहीं है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि बहुत सी तरमीम को जल्दबाजी में मंजूर किया गया है। वकील पीटीआई ने कहा कि अदालत ने अक़वाम मुत्तहिदा के एंटी करप्शन कन्वेंशन को भी मद्देनजर रखना है। ज्यादा केसेस इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और आमदन से जायद असासों के होते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि तरमीम के बाद किसी को फायदा पहुंचाने पर केस नहीं बनेगा। जब तक इख्तियारात इस्तेमाल करने वाला खुद फायदा न ले, केस नहीं बन सकेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि क्या कानून साजों को उनका इस्तेहकाक इस्तेमाल करने का हक नहीं देना चाहिए।
ख्वाजा हारिस ने नुक्ता उठाया कि पार्लियामान कल करार दे कि कत्ल जुर्म नहीं है तो क्या ऐसे होने दिया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि पार्लियामान अगर सजाए मौत खत्म करती है तो क्या अदालत उसे बहाल कर सकती है, जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि सजाए मौत खत्म करने का मामला मुख्तलिफ है। जहां करप्शन और कौमी खजाने का मामला हो वहां बात बुनियादी हुकूक की आती है। अमीर आदमी दौलत जहां चाहता है मुंतकिल कर लेता है। वकील ने कहा कि पटवारी फर्द के पैसे लेता है, पकड़ा जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, क्या बड़े आदमी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि तरमीम से इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल की बतौर जुर्म उसको खत्म नहीं किया गया। आपकी नजर में जो तरमीम बुनियादी हुकूक के खिलाफ है पहले वो बताएं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि क्या पार्लियामान के कानून साजी के इख्तियारात का अदालती जायजा नहीं लिया जा सकता, क्या मखसूस अफराद को फायदा पहुंचाने का कानून चैलेंज नहीं हो सकता। 1985 से तरमीम के इतलाक का मतलब है कि जेर इल्तवा तमाम मुकदमात बैक जुम्बिश कलम खत्म हो गए। वकील पीटीआई ने कहा कि लोगों का हक है कि उनके नुमाइंदे इख्तियारात का गलत इस्तेमाल ना करें। इख्तियारात का गलत इस्तेमाल अब जुर्म तो है लेकिन उसे साबित करना नामुमकिन बना दिया गया है। अब नैब तरामीम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिटीशन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को टेकअप कर लिया है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हुकूमत को अहम ट्रांसफर पोस्टिंग्स के ऊपर रोका गया कि ये ट्रांसफर पोस्टिंग्स बहुत सारे करप्शन केसेस के ऊपर असरअंदाज होंगी। हुकूमत को वहां कटेल किया गया। अब इमरान खान की पिटीशन जो नैब कानून में तरमीम से मुताल्लिक है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ गई है। आज हुकूमत ने भी अपनी टर्म पूरी करने का फैसला कर लिया। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तर्जमाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बुखारी साहब, बड़ी अहम प्रोसीडिंग्स हैं आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुई है, मैं इस पर आता हूं, लेकिन उससे पहले हुकूमत ने फैसला किया है इत्तेहादियों के साथ मिलकर, एक कंसेंसस हुआ है कि हम टर्म पूरी करेंगे। पहले ही पता है कि मुश्किल फैसलों की वजह से हमें नाकामी का सामना करना पड़ा, अब फिर मुश्किल फैसले होने हैं। आपने फिर ये फैसला किया कि टर्म पूरी करेंगे, तो ये मुश्किल फैसलों से कैसे बचेंगे और अवामी गैज़ो गज़ब से कौन बचाएगा इनको? मुझे समझ नहीं आ रही पहले मैं कौन से सवाल का जवाब दूं, लेकिन मैं सर दूसरे सवाल का जवाब पहले देते हैं। दूसरे सवाल का जवाब पहले देते हैं। जी, यकीनी तौर पे आज पीडीएम की लीडरशिप जो है वो यहाँ लाहौर में मुलाकात हुई थी उसकी, और उन्होंने दो इम्पॉर्टेंट फैसले जो किए हैं। एक ये कि नेशनल असम्बली अपनी टर्नओवर पूरा करेगी, जिसका मतलब ये है कि हुकूमत भी अपना टर्नओवर पूरा करेगी, कोई दो इसके बारे में कोई इबाम नहीं है। और दूसरा फैसला ये था कि पंजाब में भी हम प्लेट में रख के सिल्वर प्लेटर में नहीं देंगे पीटीआई को, वहाँ भी हम तमाम आइनी जो ऑप्शंस हमारे पास है उनको इस्तेमाल करके हमजा की हुकूमत को बचाने की कोशिश। क्या इन्हीं ऑप्शन है सर? देखें, गुजारिश ये है कि फैसला तो अल्टीमेटली वोट पे होना है ना, कि कितने वोट किसके हक में पड़ते हैं। वहाँ तक जब सूरत हाल पहुँचेगी, पहले भी हमने तमाशे देखे हैं, यहाँ भी देखे हैं, हमने सेनेट में भी देखे हैं, हमने नेशनल असम्बली में भी तमाशे देखे हैं, तो यहाँ भी एक और हो जाएगा तमाशा। उन तमाशों को जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस से ताबीर किया जाता था, वही तमाशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून करने जा रही है। देखें, गुजारिश ये है कि अब ये पार्टियों के नाम लेने आप छोड़ दें ना, क्योंकि यहाँ तो सब कुछ उलट हो रहा है। आप ये देखिए, जो फैसले पार्लियामेंट में होने चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट में हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कल से पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर डिबेट शुरू कर आने वाले दिनों में पॉलिटिकल क्राइसिस बढ़ेगा या कम होगा सर? देखिए, पॉलिटिकल क्राइसिस ने तो बढ़ना है, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। तो फिर सर इकोनॉमिक क्राइसिस भी बढ़ेगा? लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि पॉलिटिकल क्राइसिस से बचने के लिए आप अनोखे लाडले की हर ख्वाहिश की तकमील करते जाएं, जैसे कि हो रही है। हमने अदालत के फैसलों में भी देखा कि आला अदलिया जो है वो कह रही है जाइए खान साहब से पूछ के आपको ये फैसला मंजूर है कि नहीं है। ये तो एक अजीबो-गरीब किस्म का जुडिशल एक्टिविज्म हो रहा है पाकिस्तान में। सर इस पर मैं बात करता हूँ, ख्वाजा साद रफीक ने भी इसके ऊपर बात की है पोस्ट मीटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। लेकिन उससे पहले अगर पॉलिटिकल क्राइसिस आप देखते हैं कि बढ़ रहा है, तो फिर इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ना तो नविश्ता दीवार है। डॉलर आज ₹6.89 बढ़ गया है, स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही है, मार्केट सेंटिमेंट इंतहाई नेगेटिव है, बावजूद इसके कि हमारा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया आईएमएफ से। तो ये कैसे? रेहान, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन या तो मुझे वो जादू की छड़ी बता देना जो नया इलेक्शन मुंतखब होकर आने वाली हुकूमत जो है फौरी तौर पे मैजिक वैंड इस्तेमाल करेगी और इकोनॉमी ठीक हो जाएगी। एटलीस्ट मार्केट सेंटिमेंट जो नेगेटिव है वो तो पॉजिटिव Absolutely होगा not. सर। The worst Fresh mandate economic तो- crisis started during PTI's tenure. Let there be no illusion. ये उनकी करता धरता करतूतों का नतीजा है आज हम जिस सूरत हाल के सामने हैं। कोई दो इबाम नहीं होने चाहिए। लेकिन सर इस सूरत हाल से निकलना भी तो है। एब्सोल्युटली निकलना है, और निकलने के लिए जो है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए, कियोस नहीं चाहिए। वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से आएगा? नहीं, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से आएगा, लेकिन इनकी मर्जी से इलेक्शन कराने से नहीं आएगा। ये मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ। इज इट अ मैटर ऑफ ईगो नाउ कि क्योंकि इमरान खान कह रहे हैं कि इलेक्शंस होने चाहिए इसलिए हम इलेक्शंस नहीं कराएंगे? देखिए, गुजारिश ये है, हर चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनली होना चाहिए, किसी की ख्वाहिश पर नहीं हो सकता। कल जिस तरह से खान साहब खिताब फरमा रहे थे कौम से, ऐसे लगता है जैसे कंसेंसस से पूरी कौम ने उनको मुंतखब कर लिया है और वो डिक्टेशन दे रहे हैं। हु हैज पुट हिम इन दैट पोजीशन टू डिक्टेट? ही कैन नॉट डिक्टेट, देयर इज अ नेशनल असेंबली। ये इमर्जेंट पंजाब इज अ मेजॉरिटी है कि वो ये नहीं कह सकते कि ये हाफ असेंबली है या इंपॉर्टेंट असेंबली है। इसी असेंबली के 155 अरकान उनके अभी तक अरकान है। इस इलेक्शंस ने खान साहब के स्टांस को तो क्लियर प्रूव किया है ना सर? इस इलेक्शन ने मेरे नज़दीक PMLN की वो लाइलमी तो बुरा लफ्ज़ है, मेरे ख्याल से उन्होंने
ईजी लिया इसको, और उस तरीके से जिस तरीके से कैंपेन उनको करनी चाहिए थी उन्होंने नहीं की। इमरान खान के 2 बयानिए बिक गए, एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट, दूसरा एंटी अमेरिकन। बट आर दे गोइंग टू सेल फॉर ऑल टाइम्स टू कम? नो, बिकॉज साथ साथ खान साहब ये कह रहे हैं कि अमेरिका से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हम तो अमेरिका से ताल्लुकात ठीक रखना चाहते हैं। बुखारी साहब, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है सर, आने वाले दिनों में खान साहब ये प्रेशर तो बढ़ाएंगे, कम करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। उनका मुतालबा है कि हमें फ्रेश मैंडेट की तरफ जाना चाहिए, और फिर आपको पता है कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से ये माशी हालत भी आपके काबू में आने वाली नहीं है, तो हुकूमत क्या करेगी? देखें ना, क्या उनके पास इतने दिन बाकी हैं कि वो टर्न द टेबल्स हो जाए? मैं अर्ज करूँ आपसे, अगर तो खान साहब ने एस्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ाई जारी रखते हुए इलेक्ट होकर हुकूमत में ख्वाब देखना वो बंद कर दें। ये तो आपको भी पता है कि खान साहब की एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई तो है नहीं। देखें, वो लड़ाई तो नहीं है, लेकिन वो पॉस्चरिंग उनकी यही है। कभी वो उनको मीर जाफ़र मीर सादिक के नाम से पुकारते हैं, जब लोग थोड़ा सा शुबा करते हैं कि पता नहीं किसको कह रहे हैं, तो फिर वो कहते हैं कि वो सिराजुद्दौला की फ़ौज जो है उसका सिपह सालार था, फिर बिल्कुल वाजे कर देते हैं। साथ साथ कहते हैं ये फ़ौज हमारी जान है, इसमें हमारी रूह है, ये फ़ौज जो है इससे दूरी हम इख्तियार नहीं कर सकते। ये अब वक्त आ रहा है कि इमरान खान साहब को क्लियरली अपनी पोजीशन स्टेट करनी पड़ेगी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल, मैं इसको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि पीडीएम की गवर्नमेंट जो है वो खुला मैदान छोड़ के भाग जाए बिकॉज अंडर खान साहब प्रेशर। बुखारी साहब, आई एम रियली सॉरी टू कट यू है। बात यह है कि इस वक्त हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट क्या सेम पेज पे खड़े हुए हैं? क्या दोनों के अंदर कोई हार्मनी, को सिंक्रोनाइजेशन है? ये भी तो तय नहीं, लग तो यहाँ रहा है कि इधर भी ट्रस्ट डेफिसिट मौजूद है, आपका पर्दा भी इजहार कर रही है। आपका सादा सवाल हमेशा की तरह से बिल्कुल सादा नहीं है, बहुत खौफनाक है, लेकिन बज़ाहिर इस हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात का वो हाल नहीं है जो खान साहब के और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात का है। लिहाजा अभी भी उम्मीद ये है कि अगर ये फैसले सही करें पीडीएम की लीडरशिप, तो सामना किया जा सकता है उस ऑनस्लॉट का जो खान साहब ने अनलिश किया हुआ है। सर, पॉलिटिकल लेजिटिमेसी क्या है शहबाज शरीफ साहब के पास? प्रीमियरशिप का बातें हो रही हैं कि आप क्या सिर्फ इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म हैं? क्या आप सीडीए के वज़ीर आज़म रह गए हैं? मतलब ना आपके पास पंजाब में हुकूमत होगी, ना केपी में आपके पास हुकूमत होगी, सिंध में पीपल्स पार्टी बैठी हुई है, नून लीग कहाँ है सर? देखिए, नून लीग के लिए क्राइसिस है। नून लीग के इस क्राइसिस को रिजॉल्व करने का एक ही तरीका है कि जनाब नवाज शरीफ साहब जिस भी कंडीशंस पर आए उनको वापस आना चाहिए। ये साबित हो गया है कि इस वक्त जो लीडरशिप जिनके हाथों में है मुस्लिम लीग की, वो इस कश्ती को सेल नहीं कर सकते। बट जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को ये कहा था कि आप वापस आ जाएंगे, जब ये कहा गया था कि कुछ कानून साजी होगी, मामला रिवर्स होंगे, नवाज शरीफ साहब के वापस आने की राह हमवार की जाएगी, तो उस वक्त भी कोर्ट ने ट्रांसफर पोस्टिंग्स के साथ आपके हाथ तो बांध दिए थे, उस वक्त भी नहीं आ सके, आप कैसे आ जाएंगे सर? मेरे ख्याल से ये इनएविटेबल होता जा रहा है। वो अगर नहीं आएंगे तो उनको फिर अपनी पार्टी और अपनी पार्टी के मुस्तकबिल पे फातिया पढ़नी पड़ेगी। तो आपको लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब ये फैसला करेंगे? कि वो आएंगे। लंदन में आज एक मीटिंग हुई है जिसमें मरीम नवाज साहिबा ने मुझे यूँ लग रहा है कि उनके आने की राह हमवार हो रही है। ये देखें, 2-3 रास्ते हैं। पहली बात तो ये है कि जाते जाते पंजाब गवर्नमेंट उनकी सज़ा मुअत्तल कर दे, जो उसका राइट है, जो विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब जुरिस्डिक्शन है। दूसरी बात यह है कि उनकी बेल जो है वो परमानेंट, जो अपील पड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसके ऊपर कोई इनिशिएटिव हो जाए, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, मौसूफ आएंगे, पार्टी संभलेगी और फिर मुकाबले का। बुखारी साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है। आप शायद 62(1)(f) की बात कर रहे हैं। जी। 62(1)(f) से मुतालिक आपको याद होगा फैसल वाडा साहब भी 62(1)(f) की जद में आके घर चले गए। अब फैसल वाडा साहब की जो पटिशन थी उसके ऊपर समाअत हुई है, और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमरता बंदियाल साहब ने कहा है कि इस पर जितने पटिशनर हैं वो तैयारी पकड़ें, सितंबर में हम इस पर समाअत करेंगे। तो आपको लगता है कि इस समाअत में से कुछ ना कुछ निकलेगा? जी बिल्कुल निकलेगा, इसमें से ये भी एक रास्ता निकलेगा। बट इसकी सबील होगी कैसे? ऑब्वियसली नवाज शरीफ साहब का वापस अगर आना है तो कहीं ना कहीं कंसेंसस डेवलप होना, या फिर हमारे यहाँ उर्फ़-ए-आम में जिसे डील कहा जाता है, वो तो बहुत जरूरी है। इसको नाम जो भी दे लें, आप NRO 2 कहें या NRO 3 कहें, इसको NRO प्लस कहें, जो नाम इसको आप मर्जी दे लें, लेकिन रास्ता निकलेगा और वापस आएंगे वो। तो आपको लगता है कि हुकूमत सस्टेन करेगी? क्या खान साहब पंजाब असम्बली डिसॉल्व नहीं करेंगे? क्या केपी असम्बली डिसॉल्व करके, और या फिर अभी फयाजुल हसन चौहान साहब ब्रेक पर जाने से पहले ये कह रहे थे कि सदर पाकिस्तान कहेंगे शहबाज शरीफ साहब से वज़ीर आज़म से क्या एतमाद का वोट लें? बराह रास्त उनके पास मेरे इल्म के मुताबिक, आई एम ए लॉ ग्रेजुएट, कोई ऐसा इख्तियार नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के बगैर असम्बली तोड़ दें। नहीं, एतमाद का वोट लेने का तो कह सकते हैं। हाँ, वो कह सकते हैं, ये नहीं चाहते ना खान साहब ये पट्टा अपने गले में भी नहीं डालना चाहते। उनको पता है जो इकोनॉमिक क्राइसिस है ये उनके बस का भी नहीं है। वो सिर्फ ये चाहते हैं नए इलेक्शन का ऐलान कर दें आप। चूँकि इस वक्त जो पाकिस्तान की पब्लिक है उनके ख्याल में तमाम की तमाम उनके हक में है, वो 2/3 मेजॉरिटी से आएंगे और ऐश करेंगे। ये ऐश इस तरह ख्वाहिशात से नहीं मिलती।
आपको नहीं लगता कि इस वक्त उनका नैरेटिव तो प्रिवेल कर रहा है? उनका narrative इस वक्त वेव तो है, अगर Correct. इलेक्शंस करा लिए जाते हैं तो खान साहब की 2/3 मेजोरिटी आने में कोई दो राय भी नहीं है। देखें, ये पॉसिबिलिटीज़ में से हो सकता है, लेकिन कोई भी आदमी खड़ा होकर ये नहीं कह सकता कि मैं 100% कह रहा हूँ कि आएंगे। दूसरी पार्टियां भी फील्ड में मौजूद हैं, इतना आसान नहीं है। वहाँ साहब लास्टली जो बात मैं कर रहा था कि रुपी अंडर प्रेशर है, फ्री फॉल कर रहा है, स्टॉक मार्केट बता रही है कि मार्केट ठीक नहीं है, लोग आप पे ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है, पिस कौन रहा है? आम आदमी। डॉलर बढ़ता है, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है, आपने 18 रुपये का रिलीफ दिया, लेकिन अब जब डॉलर बढ़ जाएगा 6 रुपये 79 पैसे, तो आप आइंदा आने वाले दिनों में रिलीफ कैसे देंगे? बिजली के नरखों में रिलीफ कैसे देंगे? खाने के तेल की कीमतों में रिलीफ कैसे देंगे? पेरिशेबल आइटम्स जो आप इंपोर्ट करते हैं उस पर एक कॉमनर को रिलीफ कैसे देंगे? आपके पास तो स्पेस और तंग हो जाए। देखिए, मैं आपको रेफर करूंगा, आज जो मिफ्ता इस्माइल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसने कहा कि हमारी प्रायोरिटी ये नहीं है कि पॉलिटिकल सिस्टम मुल्क में क्या है सर, हमारी प्रायोरिटी ये है कि ये इकोनॉमिक क्राइसिस जो है इसको हमने कैसे डील करना। सर, वो करते करते आपने बाई इलेक्शंस के अंदर रिजल्ट देख लिए। देखिए, बाई इलेक्शन के आपने नारा वही लगाया है जो मुझे याद है मुशर्रफ साहब ने लगाया था कि सबसे पहले पाकिस्तान। आप कह रहे हैं पहले रियासत फिर सियासत। हाँ, तो रियासत बचाते बचाते आपने सियासत तो दाव पर लगा दी, आपने पॉलिटिकल लेकिन कॉस्ट तो पे सियासत कर दी। बचाते बचाते रियासत भी तो दाव पर नहीं लगानी चाहिए नहीं, ना। आपको लगता है कि ये नून लीग ने बेड़ा उठाया हुआ है और नून लीग अब वाकई रियासत बचाओ मिशन पर ही? आज की जिस मीटिंग का हवाला मैंने शुरू में दिया लाहौर में जो हुई है, आपने देखा कि उसके फौरन बाद से तमाम पार्टियों के लीडर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, क्योंकि ये वहाँ कहा गया कि जिम्मेदारी सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग की नहीं है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को फील्ड में आके काम करना पड़ेगा। क्या एक बार फिर नून लीग को कायल कर लिया गया है कि आप काम जारी रखें? हाँ, मेरे ख्याल से इसके ऊपर तो कंसेंसस है। मौलाना फजल रहमान ने भी यही कहा है और आसिफ जरदारी साहब ने भी यही कहा है। लोग कह रहे हैं कि आसिफ जरदारी साहब की ख्वाहिश ये है कि सिंध की गवर्नमेंट बची रहे और यहाँ पर शोर मचा रहे, लेकिन चूँकि 12 की 12 पार्टियों का इसके ऊपर कंसेंसस है, लिहाजा मेरे ख्याल से स्ट्रेटजी तो यही है कि हुकूमत में रहा जाए, फ्री ग्राउंड जो है वो ना। लास्टली बुखारी साहब, अगर ऐसे ही चलते हैं तो इस इत्तेहाद के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान कौन उठाएगा? क्या नून लीग इसका नुकसान नहीं उठाएगी? नून लीग इसका नुकसान ऑलरेडी उठा चुकी है। मेरा ख्याल है अब बाकी पार्टियों के लिए भी वो अगर नुकसान होता है तो उसको शेयर करने की बारी है। नहीं, लेकिन अगर नून लीग नुकसान उठा चुकी है तो आने वाले दिनों में मजीद नुकसान होगा। उसी के लिए पंजाब से वाइप आउट होती हुई दिखाई उसी के लिए नवाज शरीफ का आना जरूरी है। और आपको लग रहा है कि वो आएंगे? बिल्कुल आएंगे, और फिर उसके बाद एक रिवाइवल होगा नून लीग। एक रिवाइवल जरूर होगा पार्टी का। कॉमनर के लिए पता नहीं क्या होगा बुखारी साहब, देखते हैं। We still have to see। बहुत शुक्रिया सीनियर साफी तजज़िया सलीम बुखारी साहब हमारे साथ थे। लेट्स टेक अ वेरी, वो तो कह रहे हैं कि आखिरी हल नून लीग के पास यही है कि मियाँ साहब वापस आएँ और एक बार फिर मियाँ साहब के नारे लगें और वो कहें कि असल पार्टी का तो नवाज शरीफ साहब हैं, फैसले तो इनकी तरफ से होंगे और फिर वोटर को दोबारा से उसके अंदर एक नई जान भरने की कोशिश की जाए। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आएंगे। फॉरेन फंडिंग केस बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस पर भी बात हो रही है, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरें हैं कि फॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग केस का फैसला चंद रोज में मुतवक्के है और कुछ बड़ा होने जा रहा है। इन खबरों के बाद से ही मुल्क की दोनों बड़ी जमातों ने इलेक्शन कमीशन को निशाने पर रख लिया है। इमरान खान इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी और धांधली का इल्जाम लगाकर प्रेशर बढ़ा रहे हैं। दूसरी जानिब अब मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादी इलेक्शन कमीशन पर ममनुआ फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाने के लिए दबाव बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं। आज वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ट्विटर पर बयान में कहा कि इलेक्शन कमीशन तवील मुद्दत से ताखीर का शिकार फॉरेन फंडिंग केस के फैसले का फौरी ऐलान करे। वजीर आजम ने मजीद कहा कि मुल्की इदारों पर मुसलसल शर्मनाक हमलों के बावजूद इमरान नियाजी को खुली छूट मिली हुई है। इमरान खान को मिले हुए इस्तिस्ना ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने भी इलेक्शन कमीशन पर जोर दिया है कि वो ममनुआ फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाए। ट्विटर पर उन्होंने तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए लिखा कि अपनी ही 20 सीटों पर 5 हार जाने पर ज्यादा जोम में आने की जरूरत नहीं है। नून लीगी नायब सदर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर आपका अटैक धांधली नहीं हुई नहीं है, बल्कि फॉरेन फंडिंग का फैसले का खौफ है। मरियम नवाज ने इमरान खान को मुखातिब करते हुए लिखा कि आपको मालूम है कि इसमें आपके खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ चुके हैं, जिनका मंजर आम पर आना जल्द अज जल्द फैसला इलेक्शन कमीशन की तरफ से लाना बहुत जरूरी है। वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें इलेक्शन कमीशन से फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाने का मुतालबा दोहराया। चीफ इलेक्शन कमीशन इस्तीफा दे के फॉरेन फंडिंग में पकड़े गए हो, मनी लॉन्ड्रिंग करते पकड़े गए हो, पार्टी के नाम पर चंदे के पैसे में चोरी करते पकड़े गए हो, जो ओवरसीज पाकिस्तानी चंदा भेजते थे उसको अंदर डाके डाले और बनी गाला को मनी गाला बनाते रहे। वो इलेक्शन कमिश्नर चीफ जो तुमने अपॉइंट किया था इमरान खान साहब, और इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए रोज इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन एक्ट के जरिए ये कानूनी हक हासिल है कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तौहीन अदालत के कवानीन है वो इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार हासिल है।
इलेक्शन एक्ट के तहत इसको जितना खुला छोड़ेंगे ये उतना अदारों पे हमला आवर होगा, क्योंकि इसको मर्ज है अपीजमेंट का। इसके खिलाफ कार्रवाई करें। ये फॉरेन फंडिंग का केस 8 साल ताखीर क्यों हुआ, क्यों फैसला नहीं आया? स्टेट बैंक का रिकॉर्ड आज भी वही है जो 8 साल पहले जमा कराया था। ये समझता है ये हर कानून से बालातर है, हर आईन से बालातर है। इमरान खान के बाद मुस्लिम लीग नून की सीनियर लीडरशिप की जानिब से इलेक्शन कमीशन पर प्रेशर बढ़ाया जाना खासा तशवीशनाक है, क्योंकि उनको हुकूमत बनाए 3 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। इस दौरान हुकूमत ने भी इमरान खान को ज़ेर करने के लिए इल्ज़ामात की सियासत की है। कभी फरा बीबी से मुताल्लिक बातें हुई है, फिर मनी गाला जैसे इल्ज़ामात लगाए गए हैं, लेकिन हकीकत में नून लीग इमरान खान या PTI के किसी रहनुमा पर ठोस सबूतों के साथ कोई भी केस बनाने में नाकाम रही है। अब नून लीग बशमूल इत्तेहादियों के ज़रा सियासत करती हुई दिखाई देती है, ममनुआ फंडिंग केस के ऊपर सारे का सारा जोर लगा रही है। अब सवाल यह है कि अगर इमरान खान इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात लगाकर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या मुस्लिम लीग भी ऐसे बयानात देकर इलेक्शन कमीशन पर असरअंदाज होने की कोशिश नहीं कर रही है? क्या जब वज़ीर आज़म खुद बराह रास्त ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करेंगे, इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करेंगे, तो क्या ये इलेक्शन कमीशन को प्रेशर में लाने या दबाव में लाने के मुतरादिफ नहीं होगा? क्या इलेक्शन कमीशन के फैसले पर असरअंदाज होने के मुतरादिफ नहीं होगा? सवाल यह है कि क्या मुस्लिम लीग नून की जो सियासत है, बका जो है सियासत के अंदर, इसी केस के फैसले पर टिकी हुई है। ज़िमनी इलेक्शन में हार के बाद नून लीग के पास तहरीक इंसाफ का तोड़ सिर्फ यही केस है। दूसरी तरफ इमरान खान ज़िमनी इलेक्शन से पहले तो इलेक्शन कमीशन पर कबल इंतखाबात धांधली के इल्ज़ामात लगा रहे थे, लेकिन इन इंतखाबात में वाज़ेह अक्सरियत हासिल करने के बाद भी वो अपने बयानिए से हटते नजर नहीं आ रहे, बल्कि उनके बयानात में इलेक्शन कमीशन का तज़किरा और तल से ज्यादा बढ़ चुकी है। सबसे ज्यादा मुझे जो अफसोस है वो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो बददियानतदारी की है, एक तो अहलियत भी इसके अंदर नहीं है। 40 लाख लोगों को इन्होंने पता चला कि जी वो कोई कंप्यूटर मिस्टेक हुई और मर गए। कहीं दुनिया के अंदर और अगर ये होता 40 लाख वोटर मर जाते, उसको रिजाइन करना पड़ता। पूरी तरह शिरकत की नून लीग को जताने के लिए 8 हमारे पास केसेस है जो हम इलेक्शन कमीशन के पास गए और वो जायज केसेस लेके इसके पास गए, इसने रिजेक्ट कर दी। फवाद चौधरी ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद का इजहार किया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। फवाद चौधरी का कहना था कि इलेक्शन कमिश्नर इदारे की जो थोड़ी बहुत इज्जत बची है उसे बचा रहने दें और सिकंदर सुल्तान राजा मुस्ताफी होकर इदारे को मजीद मुतनाज़ बनाने से गुरेज कर। इलेक्शन कमीशन जो है इसको जाना होगा और मैं समझता हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास भी चंद दिन ही है, वो खुद फैसला कर लें कि वो खुद जाएंगे या फिर उन्हें भेजने के लिए कोई कार्रवाई जो है वो की जाए। उन्हें खुद चला जाना चाहिए। थोड़ी बहुत अपनी जो इज़्ज़त, तो खैर उन्होंने कोशिश पूरी की है कि ना उनकी कोई इज़्ज़त रह जाए ना इदारे की कोई इज़्ज़त रह जाए, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ उनके पास आखिरी मोहलत है, वो इस्तीफ़ा दे दें और सियासी जमातों को ये मौका दें कि वो नया इलेक्शन कमीशन बना सकें। इन इल्ज़ामात के बाद इलेक्शन कमीशन भी खासा मुतहर्रिक हुआ है, क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन को इमरान खान की तकारीर का रिकॉर्ड पैमरा से मौसूल हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI इमरान खान की जानिब से मुबैना इल्ज़ामात का नोटिस लेते हुए चेयरमैन पैमरा को खत लिखा था, जिसमें इमरान खान की भक्कर, लैया और खुशाब में तकारीर का रिकॉर्ड तलब किया गया था, जो आज इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो गया है। और खबरें हैं कि इलेक्शन कमीशन तकारीर का जायजा लेकर इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई का इरादा रखता है। यहाँ इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी कुछ सवालात जन्म लेते हैं कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 8 साल तक क्यों इल्तवा का शिकार रहा है। 8 साल से ये फैसला सामने नहीं आ रहा है। अगर अब फैसला महफूज कर लिया गया है तो इसे सुनाने में इतनी देर क्यों हो रही है। दूसरी जानिब सियासी जमातों के रवैयों के हवाले से भी बहुत सारे सवालात हैं। सियासी जमातें कारकर्दगी और इदारों को मजबूत करने की बजाय उन्हें मुतनाज़ बनाने में ही क्यों कुव्वत सर्फ करती दिखाई दे रही है। क्या इन सियासी जमातों की पटारी में आवाम को कारकर्दगी बताने की जगह बस इल्ज़ामात ही हैं? ये इल्ज़ामात ही हैं जो इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान भी होंगे? क्या इल्ज़ामात की सियासत ही होगी या आवाम को रिलीफ देने के लिए भी कोशिश, कोई काविश होगी? अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जासूसी के इल्ज़ामात भी आयद किए जा रहे हैं। आज शीरी मज़ारी ने भी इस हवाले से आज एक इल्ज़ाम आयद किया है। वो क्या इंकशाफ कर रही हैं, इस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक तरफ हुकूमत पर दबाव, दूसरी जानिब इदारों और मुल्की एजेंसीज पर जासूसी और प्रेशर डालने के इल्ज़ामात। तहरीक इंसाफ के खदशात और इल्ज़ामात हैं कि बढ़ते ही चले जा रहे हैं। वॉइस रिकॉर्डिंग, वीडियो बनाना और फ़ोन कॉल्स टैप होने की रवायात तो पाकिस्तानी सियासत में मौजूद थी, लेकिन अब मुबैना तौर पर एक और तरीके से सियासतदानों की जासूसी करने का तरीका इख्तियार किया जा रहा है। क्योंकि आज शीरी मज़ारी ने सेनेटर शिबली फराज के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इंकशाफ किया है कि उनके बेडरूम से अमरीकी मॉडल का वॉइस रिकॉर्डर मिला है।
श्री मजारी ने बताया कि कल दोपहर मेरे बेडरूम में मौजूद कॉफ़ी टेबल से मुलाजमा की टक्कर के बायस एक डिवाइस नीचे गिरी जो टेबल में नस्ब की गई थी। उन्होंने कहा कि पहले हमें ख्याल आया कि ये शायद USB है और इसे चेक कराने का फैसला किया और तहकीकात में पता चला कि ये वॉइस रिकॉर्डर है और अमरीकी साख्ता है। उन्होंने मजीद कहा कि आइन की दफ़ा 14(1) आर्टिकल 14(1) की खिलाफ वर्जी है। ये इसी तरह की डिवाइस है जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के बेडरूम से मिली थी। उन्होंने सवाल उठाया कि मेरे बेडरूम में किसी ने यह वॉइस रिकॉर्डर लगाया है। अपने सवाल का खुद ही जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि हमें शक है कि ये किसने किया है। ये भी उनको जरूरत पड़ी लगाने में, वो भी मेरे बेडरूम में क्या इंफॉर्मेशन निकालना चाह रहे थे। कोई हद नहीं है स्टेट की। आजकल हर चीज को कोई कानून की धज्जियां उड़ाई हुई है, आइन की धज्जियां उड़ाई हुई है। बड़ा अहम इंकशाफ और बड़ी अहम बात कर रही हैं। आर्टिकल 14(1) का हवाला दिया जा रहा है। इससे कबल जून में तहरीक इंसाफ की जानिब से दावा किया गया था कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की बनी गाला में वाक़े रिहाइशगाह पर एक मुलाजिम ने उनकी मुबैना जासूसी की कोशिश की। उस वक्त इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ जो स्टाफ अफसर है शहबाज गिल ने दावा किया था कि साबिक वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह पर उनके एक मुलाजिम ने उनके कमरे में जासूसी की डिवाइस लगाने की कोशिश की। शहबाज गिल ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान एक रिकॉर्डिंग डिवाइस भी दिखाई थी और कहा था कि इसका काम पूरे कमरे में होने वाली बातचीत रिकॉर्ड करना है। तहम उनका कहना था कि इमरान उस मुलाजिम को माफ करने का फैसला किया है। 50,000 रुपया दिया और इसे कहा आइंदा भी तुमने डिवाइस लगानी और डिवाइस जब तुम लगा दोगे और इन्फॉर्मेशन हमें मिलनी शुरू हो जाएगी तो फिर हम तुम्हें खर्चा रेगुलरली देंगे और पैसे भी देंगे। इसने बताया कि ये खान साहब जहां पर जो उनकी क्यामगाह है उसके अंदर इसकी एक्सेस नहीं है, उतनी किसी और की एक्सेस है। तो उन्होंने फिर इसे सेकंड जो इसके जुम्मे लगाया वो ये लगाया कि जिसकी एक्सेस है उसको हमारे साथ कनेक्ट करवाओ। इसने वो जिम्मेदारी पूरी की। इसने जो दूसरा लड़का है उसके साथ कनेक्ट करवाया। अब ये पहला मौका नहीं है जब पीटीआई ने ऐसे इल्जामात लगाए हैं। इससे कबल पीटीआई के सरबराह इमरान खान बारहा खबरदार कर चुके हैं कि अगर उन्हें और उनकी पार्टी को हिरासा करने का सिलसिला बंद ना हुआ तो वो उनकी हुकूमत को हटाने की मुबैना साजिश में मुलव्वस किरदारों के बारे में सब कुछ जाहिर करने पर मजबूर हो जाएंगे। इससे चंद हफ्ते बाद पीटीआई ने दावा किया था कि उसके हामियों को नामालूम नंबरों से धमकियामेज कॉल्स मौसूल हो रही हैं। पार्टी रहनुमाओं ने यह भी इल्जाम लगाया था कि पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात से पहले इमरान खान को उनकी रैलियों में पहुंचाने वाले पायलट को भी ऐसी ही फ़ोन कॉल्स मौसूल हुई थी। यहाँ सवाल यह है कि अगर पीटीआई रहनुमाओं की जासूसी हो रही है तो उन्हें मीडिया के साथ इंसाफ फराहम करने वाले इदारों से भी रुजू करना चाहिए। जिन मुलाजमीन के जरिए इन डिवाइसेस को प्लांट है उनको भी माफ़ करने की बजाय कानून के कटहरे में खड़ा किया जाना चाहिए। यहाँ हुकूमत का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो सियासी मुखालिफत की बजाय अपने सियासी हरीफों के इल्ज़ामात और खदशात को संजीदा लें और किसी कॉम्पिटेंट फोरम से इनकी तहकीकात कराएं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी को भी। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।